अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है हमारे हस्ब हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कल हमने गुफ्तगू की थी धरने के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से कि किस तरह ये लॉन्ग मार्च हुआ और किस तरह फिर ये अपना ख़त्म हुआ और किस तरह के मज़ाकरात किए गए और उसमें क्या क्या था और किसने क्या हासिल किया, मज़ाकरात वालों ने या अपना लॉन्ग मार्च करने वालों ने। मगर आज मैं ये गुफ्तगू करना चाहूँगा जुनैद सलीम साहब से कि कौम ने इस लॉन्ग मार्च से क्या सीखा है या क्या हासिल किया है। इस पे जरा शेर हासिल गुफ्तगू, अगर दो शेर हो तो वो आपकी मर्जी है, मगर शेर हासिल जरूर होनी चाहिए। मैं तो सरकार आपसे दरख्वास्त करने वाला था कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि जिन शराइत पर मौलाना बल्कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपना धरना ख़त्म किया है, क्या वो शराइत उनकी फेस सेविंग के लिए काफ़ी थी? देखे, अगर आपने सारी बात मुझ पे डाल ही दी है तो चुको फिर सामान चलिए करो घर। यार मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तुमने ऊपर से चलते कैमरे के सामने मुझ पे डाल दिया। बताओ तो सही ना यार। देखो भाई, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो है ना, जो भी हुआ है इसमें हमें जो सीखने वाली चीज थी ना वो ये है, जो हमें पता चला है कि किसी भी इशू के लिए, किसी भी मसले पे अगर सारी कौम इकट्ठी हो जाए, मुत्तहिद हो जाए और बाहर निकल आए और इरादा कर ले कि ये बात मनवानी है गवर्नमेंट से, तो मनवा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर अब मैं ये आपसे पूछने की जसारत करूं कि क्या बात मनवाई है गवर्नमेंट से हमने? यार हमने गवर्नमेंट से बात मनवा लिया कि बस देखो मैंने इतना लंबा अच्छा, किया, इतना ज्यादा लंबा बताओ क्या बात मनवाई है हाँ, हमने? बात क्या किस मनवाई बात है? पे पूरी कौम बगले बजा रही है? किस बात पर मीडिया का क्या इंतखाबात जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे होंगे और बाट त्रेट जो है उसको मद्देनजर रखा जाएगा और भी कई थी। जितने भी ताहिरुल कादरी साहब के निकात थे उनमें से कौन सा ऐसा नुक्ता है जिस पर पहले गवर्नमेंट जो थी वो रजामंद नहीं थी? कोई भी सियासी जमात पहले रजामंद नहीं थी। किसने कहा था कि 62-63 पर अमल दरामद नहीं होगा? किसने कहा था कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे? मतलब कोई एक बात बता दो, कोई एक बात। यार ठीक है, रजामंद थे, मगर ये वजन भी तो डालना होता है ना। नहीं, मेरा ख्याल है कि ताहिरुल कादरी साहब ने अपना वजन ज्यादा डाला है, अपनी शराइत से ज्यादा अपना वजन, इसलिए कि उन्होंने जो शराइत, जो मुआहदा किया है उसमें इस तरह की बातें लिखी हैं कि इस मुआहदे के बाद भी उनका जिक्र खैर मीडिया में होता रहे। मतलब उन्होंने ये रखा है कि जनाब इसके बाद के जो मुज़ाकरात हैं जो निगरान वजीर आजम के लिए होंगे वो तहरीक मिनहाजुल कुरान के दफ्तर में होंगे। खुद तो डॉक्टर साहब यहाँ पर होंगे नहीं, तो जाहिर है कि उनके जो दीगर रफ़ाकार हैं वो जाहिर है कि कैमरों के सामने रहेंगे और उनका जिक्र खैर होता रहेगा। खुद क्यों नहीं होंगे जी? वो तो कनाडा तशरीफ ले जा रहे हैं। अच्छा जी। जी। ओह माय गॉड, ही इज गोइंग टू कनाडा। मेरी नाकिस राय में तो डॉक्टर साहब को इससे ज्यादा बेहतर फेस सेविंग दी जा सकती थी धरना खत्म करने के लिए, क्योंकि आखिरी दिन जब नवाज शरीफ साहब ने रायबंड में इजलास बुला लिया था उसके बाद जो कुछ डॉक्टर साहब करना चाहते थे उसमें वो नाकाम हो गए थे और डॉक्टर साहब ये सारा मामला समेटना चाहते थे और समेटने के लिए उनको एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए था, फेस सेविंग चाहिए थी। वो फेस सेविंग कोई ज्यादा भरपूर तरीके से उनको मिल नहीं सकी, बल्कि मुझे तो ये, मेरी इतलात तो ये है कि जितनी देर मुज़ाकरात होते रहे उसमें से कमो बेश जो है वो 2/3 वक्त जो है वो जितने भी शुराका थे वो उस कंटेनर की तारीफें करते रहे थे और कंटेनर के बारे में गुफ्तगू होती रही थी। नहीं, कंटेनर था ही काबिले तारीफ। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर डॉक्टर साहब सिर्फ यही मुतालबा कर देते ना कि भाई जी मैं उस वक्त यहाँ से धरना उठाऊंगा जब तक रहमान मलक आप मुस्ताफी नहीं कराए। ये एक बहुत भरपूर किस्म की फेस सेविंग जो बाद में उन्होंने खिंच निकाली है मलक साहब पे, शैतान मलक कह के। बिल्कुल ऑन द सीरियस नोट, अगर डॉक्टर साहब ये शर्त रखते और ये शर्त मनवा लेते, भी फौरन जानी थी। हाँ वो तो तैयार। बल्कि मुझे तो किसी मुखबर ने बताया कि मुज़ाकरात जो करने आए थे ना पीपल्स पार्टी के लोग, उन्होंने आते ही हमें उनके कान में डाला ही है कि डॉक्टर साहब हुक्म करो जनाब,
क्या बात है, आपका मुतालबा क्या है? रहमान मलक ला दीजिए, ऑर्डर करो, तुसी ऑर्डर करो। बस वो बदकिस्मती के वो कादरी साहब को उनके मशीरों ने बताया था जी कि पहली गल दी तुसी ना ही करनी, वो बस उसी फ्लो में ना कर गए, वरना काम हो चला था। सर वैसे ये शर्त कोई मामूली तो नहीं है कि जो निगरान वजीर आजम रखा जाए वो डॉक्टर साहब के साथ सलाह मशवरे के बाद रखा जाए? जरा सोचे ना हम कि हम किस मुल्क में ये शराइत तय कर रहे हैं, किस मुल्क में ये मुआहदे कर रहे हैं जहां पे एक बावर्दी सदर ने बाकायदा पूरी कौम के सामने टीवी पे आके अपनी वर्दी की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि ये नवंबर की फलां तारीख को मैं वर्दी उतार दूंगा, और फिर वो अपने वादे से मुकर गए। फिर इसी मुल्क में यानी सदर मुमलिकत तक ये कहते रहे हैं कि मुआहदे कोई कुरान और हदीस तो नहीं होते जिनको हर कीमत पर पूरा किया जाए। तो यहाँ पे जब कई दफा आके ये जो आमर आए हैं, इन्होंने टीवी के ऊपर बैठ के पहली तकरीर ये किया 90 दिन में इलेक्शन, वो मजाक ही बन गए 90 फिर वो 90 दिन उन्होंने ऐसे खींच के लंबे किए हैं, हाय हाय हाय। उनको देख के तो लोग कहना शुरू हो गए हैं कि 14वीं सदी बड़ी लंबी है। जो ये मुज़ाकराती टीम ने जब ये मुज़ाकरात का डोल डाला था तो उनके ज़हन में ये बात थी कि किसी ना किसी तरह ये मुआहदा ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने इन वन वे और दी अदर एक तरह से पूरी कौम को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। और मुज़ाकराती टीम भी जो गई थी उनका सिर्फ मकसद ये था कि किसी ना किसी तरह आज इनको इस्लामाबाद से बाहर भेज दिया जाए। उसके बाद किसने कल देखा है? अब पीपल्स पार्टी के जो तारीख है अपने वादों की तकमील के हवाले से वो सब लोगों के सामने है। कौन सी मुशावरत? हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने ये जो ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के जहन में ये बात जरूर मौजूद है कि ये जो कादरी साहब ने ये जो कुछ किया है यहाँ पे इस्लामाबाद में आके, इसमें नवाज शरीफ साहब को नुकसान हुआ है। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ नवाज शरीफ साहब को कॉर्नर करने के लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी को आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अहमियत जरूर देती रहेगी ताकि नवाज शरीफ साहब परेशानी का शिकार रहे। मैं तो हैरान हुआ हूं कि जब वो मुज़ाकरात के लिए आए हैं कि कितने को वो लोग संजीदा थे, कि कादरी साहब भी कितने को संजीदा थे। वो कायरा साहब जब मिल रहे हैं तो वो पब्लिक को इशारा कर रहे हैं कि ये बंदा है जो मेरे खिलाफ बोलता रहा है, वो भी हंस के हाँ चलो जान भी दियो यार। भाई ये कौन सी बात है? जैसे बंदा कहता नहीं कि तुमने कुछ किया है ना, मैंने छेड़ी मैं अपने बड़े भरा लैके आवांगा, भैन है जी वो है। मुझे बताओ ना कि मुझे समझ नहीं आती कि मुज़ाकरात के दौरान वजीर आजम से, सदर से, कानूनी माहिरीन से किस बात पे मशवरा किया गया होगा? कौन सा ऐसा नुक्ता था जिसकी गुत्थी नहीं सुलझ रही थी? कौन सा एक कोई नुक्ता बता दो। सारे वही थे जो पहले बातें तय थी वही उन्होंने मुआहदे में कर दी। कोई एक नुक्ता भी ऐसा नहीं था जिस पर कोई डिस्कशन होनी हो। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि ये जो इमरान खान साहब हैं, इनका भी तो यही मुतालबा है ना, इंतखाबात साफ शफाफ उनका सारा अमल होना चाहिए। 62-63 की वो भी बहुत बात करते रहे हैं, तो वो क्यों नहीं फिर गए मार्च में? वो कहते भी रहे हैं कि मैं जाऊंगा, साथ दूंगा। मेरी जाती राय में इमरान खान ने इस मार्च में ना शामिल होके अपने आप को और अपनी पार्टी को एक बड़े डिजास्टर से बचा लिया। अच्छा जी, यार तो मुझे बताओ ना कि क्या दोनों का तर्ज सियासत यकसा है? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का और इमरान खान की जो सियासत का स्टाइल है, अंदाज है, वो यकसा एक जैसा है यार। नहीं, जमीन और आसमान का फर्क है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान पर बेपनाह दबाव था कि वो इस मार्च में शामिल हो जाए, बेपनाह दबाव था। और जो 2 दिन पहले आज से जो इजलास हो रहा था उसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ जो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें इमरान खान के 3 रफ़िक़ाकार सिर्फ ऐसे थे जिनकी राय ये थी कि इस मार्च में तहरीक इंसाफ को नहीं शामिल होना चाहिए, वरना तमाम के तमाम लोग इस बात पर बज़िद थे कि हमें फौरी तौर पर इस्लामाबाद का रुख करना चाहिए। तो फिर जब बच बचा हो गया तो इमरान खान साहब ने अपने उन 3 रफ़ाका को कोई गिफ्ट पेश किया, कुछ चिंगम के यार अभी तो इमरान खान को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ ना कि वो कितने बड़े डिजास्टर से बच गए। अभी तक तो इमरान खान को यही बताया जा रहा है कि पूरी कौम जो है वो ताहिरुल कादरी साहब के लिए उठ खड़ी हुई। जब वो जो कौम उठ खड़ी हुई थी उन्होंने उधर इस्लामाबाद गंद बड़ा डाला है यार। उसके बारे में तो खबर आई थी कि ताहिरुल कादरी साहब की खसूसी हिदायत पर कारकुनों ने इस्लामाबाद छोड़ने से इनकार कर दिया और इस अहद का इजहार किया है कि हम जितना हमने गंद डाला है इस्लामाबाद की सड़कों पे वो साफ करेंगे और फिर जाएंगे। मगर वो जब कैमरे चले गए ना तो वो भी चले गए थे। सुबह कारपोरेशन के कारकुनान बेचारे ट्रकों में ट्रक भर रहे थे गंद के। नाज़रीन, हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
रहमान मलिक का कहना है कि गुजरी बातों पर मट्टी डालें, कादरी साहब मेरे बड़े भाई हैं। बहुत अच्छे रहमान मलिक साहब, इस वक्त तक आप 7381 बड़े भाई बना चुके हैं और हर दफा आप बड़ा भाई बनाते हैं, छोटा नहीं बनाते। हालांकि आपकी माशाल्लाह अपनी उम्र ताई सस जितनी है, वो ताई सस जो सवेरे सवेरे फ्रिज खोल के कह रही होती है, नहीं आज थे अंडे पे नहीं थे मराती अपने दंद रखे सारे। पास से कोई शरारती बच्चा कह देता है ताड़े दांत ही ने फूल के आंडे बन गए। और ये गुजरी हुई बातों पे मिट्टी डाल के आप चौधरी शुजात क्यों मान रहे हैं जनाब? ये बातों पे मिट्टी चौधरी शुजात साहब डालते हैं, उनकी मिट्टी ना छेड़े। एवं वो जरदारी साहब को ना शिकायत लगा दे, जरदारी साहब अपने वजीर नु मोड़ो साडी मिट्टी पलीत करन दे। हद हो गई है वैसे रहमान मलिक साहब वाली भी, ईमान से क्या बात है, पल में तोला पल में माशा। ऐसे तप के बात करते हैं, अगर आगे से बंदा पड़ जाए फौरन नरम हो जाते। इस तरह के खोचल बंदे की गाड़ी को मोटरसाइकिल टच हो जाए ना, वो निकलता बड़ी तेजी से है और जाके पहले मोटरसाइकिल वाले का डौला चेक करता है। अगर डौला तगड़ा हो ना तो फौरन बात बोल रहा है, मेरे आप भरावा किथे में इन्ने दिनों का पछाणिया नहीं हूं, अरशद नहीं अरशद, और फिर को और होना, माफ करी यार। और अगर आगे का डौला नरम निकल आए, ओए अन्ना हो गए, किसने स्कूटर ले दिया तुम्हें है? अगला कह दिया करके जीरे पहलवान ने लेके दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भाई नु मेरा सलाम कही। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च में शुरका के लिए सबसे बड़ा मसला मोबाइल फोन्स की चार्जिंग बना रहा। ओए होए होए, वाकई ये लॉन्ग मार्च के ऊपर बारिश मींह कनी हनेरी ने असर नहीं किया। ये जो चौथे पंजवें दिन भी उठ गए हैं ना लोग, सिर्फ इसीलिए उठे हैं कि फोन चार्ज का मसला बना हुआ था। वरना इन्होंने नहीं उठना था। ना 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 ना, अब तो सबसे अहम चीज फोन चार्जिंग रह गई है। अब तो तुम देखोगे अक्सर वो होता था ना, 4 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, वो जिस चूहे के पास चार्जर हो ना उसकी बड़ी इज्जत होती है सारे टूर में। अब तो किसी की शादी हो वो घूंघट उठा के कहता है चार्जर है आपके पास। ऐसा स्यापा पड़ गया हुआ टेलीफोन चार्ज का। अब तो फकीर दरवाजे पे आवाज मारे ना, ए अल्लाह के नाम का कुछ दे दे बाबा, अंदर से आवाज आए ना, माफ कर बाबा। अच्छा चलो फिर ना सही है, ये फोन मेरा चार्जिंग पे लगा दो, वापसी पे लेता जाऊंगा, अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपके बिल में कमी वाकया करे, चार्जर पे लगा दे, खैर हो आपकी। अब तो नया घर बनाना बड़ी मुसीबत बन गई हुई है। मिस्त्री मजदूर काम छड़ के चले जाते हैं, भाई जी तुहाडा रड़ा प्लाट है, उथे चार्जर लाने वाली जगह ही कोई नहीं है, नहीं करना काम। अब तो किसी मुलजम को थाने में छितर मारने लगे ना तो वो अल्लाह देते से पूछ लेता है, भाई जी छितर मारने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा जी। आधा घंटा क्यों, छितर उबाल के मारने इतनी देर लगनी है तो ये मेरा फोन जरा चार्जर पे लगा दे। आगे से अल्लाह देता कहता है, भाई जी ब्रेक पिन वाला चार्जर नहीं। बहुत अच्छे। जो कई सियाने कहते हैं ना कि तीसरी आलमी जंग पानी पे होगी, बिल्कुल नहीं, चार्जिंग पे होगी। अच्छा जी, बरतानवी तुलबा फीस की अदायगी के लिए अपना चेहरा इश्तिहारी कंपनियों को किराए पर देने लगे। क्या मतलब जी? मुख्तलिफ कंपनीज के लिए टैटूज बनवाते हैं, फेस पेंटिंग्स बनवाते हैं, यानी इश्तिहार बना लेते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छे, ये क्या काम शुरू हो गया यार? मुझे तो फौरन बरतानिया पहुंचना चाहिए। क्यों? मेरे मुंह पे तो बहुत बड़ा इश्तिहार बन सकता है। यार टैटूज वगैरह लगाते हैं, होर्डिंग्स नहीं चाहिए उनको। यार तुम होर्डिंग कह रहे हो, इधर फ्लैक्स से लगे, एक इधर बड़ी फ्लैक्स है, इधर बड़ी फ्लैक्स है, इधर ऊपर नेशनल, एक छोटा फ्रेंच बोर्ड भी लग सकता है। उसाका बैटरीज। यार मैं पर्सनल ना हो, मैं तुम्हें बता दूं, पहली दफा तो मुझे अपने बड़े मुंह का फायदा नजर आया। मेरी वजह से बुजुर्गों ने फरमाया है यहाँ मुंह धोना मना। इसको तो कभी कोई ये नहीं कहता जाओ जाओ मुंह धो के आओ। अगले को पता है ना, अगर कह दिया जा मुंह धो गया तो इसने परसों आना है। मैं तो पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाने जाऊं तो मुझसे ग्रुप फोटो के पैसे लेते। अमरीकी खातून अव्वल मिशेल ओबामा 39 बरस की हो गई। 39 बरस की? 49 बरस होता है। माय बैड। औरत है ना बेचारी, उम्र के हवाले से 49 मुंह से ही नहीं निकलता। बड़ी खतरनाक उम्र है 39, यानी 39 के करीब ही रहना चाहती है ये। 39
39 को ही ऊंचा करके ना 39 कर लिया उसने। 39, किसी और की उम्र 40। हाँ, 39 की हो गई। ये मशल ओबामा हुई है 49 बरस की। चलो 1 साल रह गया ओबामा की बेइज्जती का। 50 तक औरत अपने पैरों पे खड़े होकर चपेड़े मारती है। 50 की हो जाए फिर बेचारी नरम पड़ जाती है, वो कहती है चल छड़। जो औरत खामद के बाहर निकलने पे कह रही होती है ना कहाँ जा रहे हो, वही जब 50 की हो जाती है तो कह रही होती है बाहर जाके टुरो फिरो, इधर ही बैठे रहती हो, क्यों अपनी टांगे जोड़नी। बड़े मुंडे को वो फोन कर रही होती है हॉस्टल में, पुत्र अपने बाप को पास बुला लो 2-3 दिन के लिए। घर बैठे बैठे उसकी तबीयत नासाज हो गई है। औरत के लिए 50 का फिगर फलांगना बहुत मुश्किल होता है। होए होए, इसीलिए औरतें 49वीं सालगिरह को 15-20 साल मनाती रहती हैं, फिर एकदम ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ के अल्लाह तौबा शुरू करती है और पता चलता है कि 67वीं सालगिरह है इस दफा। सहेलियां हैरान होकर पूछ रही होती है, नहीं 67वीं सालगिरह, पिछले साल तो तुमने बताया था 49वीं है। आगे से शर्मिंदा नहीं होती, कहती है मैं 16-17 साल दुबई रही हूँ। बंदा पूछे दुबई उम्र नहीं बढ़ती। तुम गौर करना, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू और औरत की उम्र हमेशा कम ही होती है, बढ़ती कभी नहीं। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद, ये फिक्रा हम अक्सर बोलते हैं कि यार मैंने तुम्हारे पास आना था बस टाइम ही नहीं मिला, या बहन भाइयों के दरमियान हम यही फिक्रा जरा सिंपैथेटिक सा होके बोलते हैं कि यार बड़ा दिल करता है तुम्हें मिलने का, बस टाइम ही नहीं यार, बड़ा ही मन से मैं परेशान होता हूँ। ये जो टाइम नहीं मिल रहा हमें, ये क्या चक्कर है यार, को कड़ी छोटी हो गई हुई। मुझे याद है 15, 20, 25, 30 साल पहले बड़ा टाइम होता था, महल्ले में बैठ के गप्पे मारते थे, एक दूसरे की तरफ आते जाते थे, घर में बच्चों को बड़ा टाइम देते थे। 4-5 बजे के बाद सोशल लाइफ शुरू हो जाती थी। अब तो बिस्तरे पर गिरने तक टाइम नहीं मिलता यार। ऐसे ही है। मेरा ख्याल किसी के लिए वक्त निकालने का सिर्फ एक ही हल है कि दिन में 24 की बजाय 28 घंटे हो जाए। आपको दिन बड़ा कराओ यार, दिन बड़ा करवाना पड़ेगा, इसके अलावा किसी के पास ये महकमा मौसमियात वाले करते हैं। वो लोग ये गिला कर रहे होते हैं अक्सर, तुम देखो कि यार वक्त ही नहीं मिलता, जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है। वो लोग ये कह रहे होते हैं कि जो मेहमानों को दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं तो दरवाजे पर खड़े होके 1.5 घंटा तक बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं। ये भी मैं देखता हूँ कि टाइम हमारे पास इतना है कि हम थड़ों पे बैठ के अगर गप्पे मार रहे हैं तो मार रहे हैं गप्पे। कहीं एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो गया तो कोई 3 को दर्जन बंदे उधर वैसे ही ऐसे खड़े होते हैं। ना उन्होंने आगे होके किसी मरीज को पकड़ना होता है, ना को मदद करनी होती है, ना को गल, ना बात, ना को इंटरेस्ट, सिर्फ ऐसे खड़े हैं। हाँ, और कहने को अभी इनके पास टाइम नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि जब ये कहा जाता है ना कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हो गया हूँ, तो वक्त की कदर जो है ये एक दूसरा इशू है ऑल टुगेदर। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये एक बिल्कुल दूसरा मामला है। हम अगर वक्त जाया करते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन या रिलैक्स करते हैं, गप्पे हाँकते हैं, या टीवी देखते हैं, या कोई ऐसा जिसको आम तौर पर आम फहम अंदाज में नॉन प्रोडक्टिव कहा जाता है, यूजेज जो है टाइम का। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर नॉन प्रोडक्टिव भी हो, लेकिन अगर आपके शेड्यूल में शामिल हो, अगर आपको पता हो कि मैंने इन 2 घंटों में सिर्फ गप्पे मारनी है, टीवी देखना है, रिलैक्स करना है, तो फिर गप्पे मारने का तो कोई शेड्यूल नहीं ना। नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए कि मैंने गप्पे मारनी है, दोस्तों के साथ बैठना है, लेकिन वो अगर 2 घंटे का वक्त रखा है तो फिर 2 घंटे ही होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज द बेसिक प्रॉब्लम कि हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक तुम्हारी बात, अब मुझे सारी समझ आ गई है कि कोई बेवकूफों वाला बेला काम भी करना है तो उसका भी एक टाइम लिमिट ही रोज। बिल्कुल बिल्कुल, हम घर में बैठे हैं, हम ये कोई काम नहीं कर रहे और घर बैठे बैठे फलां चीज ढूंढ रहे हैं और उस पे जनाब 20 मिनट जाया हो गया हमारे। हाँ, अगर अक्सर हमारी जिंदगी में ये फिक्रा भी शामिल हो गया हुआ है
बस यार मैं तो 4:45 हो गई यार, मैंने तो 2 बजे जाना था। ये अक्सर हम बोलते हैं कि एकदम घड़ी देख के तो उतर जाते हैं। अच्छा, कि मैंने तो फलाना इतने टाइम पे जाना था फलाना जगह पे। फिर हो क्या रहा है कि टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से जो चीज सबसे ज्यादा सफर कर रही है वो पता है क्या है? क्या? हमारी नींद। हम अपनी नींद का दौरानिया कम करते चले जा रहे हैं। Restless हो जाते ये ये जो अमेरिकी इदारा है अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसकी 2012 में एक रिपोर्ट हमें यह बताती है कि 41 मिलियन अमेरिकी ऐसे हैं जिनकी नींद का दौरानिया 2 सालों के दौरान कम होकर 6 घंटे से भी कम हो गया है। जाहिर है कि हम जो दिन में वक्त जाया करते हैं, मिस मैनेजमेंट की नजर कर देते हैं, वो हम फिर पूरा करते हैं अपनी नींद कम करके। और ये सबसे बड़ा जुल्म है। और बहुत बड़ा जुल्म है जो बंदा नींद अपनी पूरी नहीं करता, उसको वो उसका दिमाग ही हाजिर नहीं होता। यार मुझे एक साइंटिस्ट डॉक्टर ने बताया था कि अजीत जी, ये जो तुम्हारी अंग्रेजी जरा अड़ती है ना, तुम जागे बहुत हुए हो। अच्छा। हाँ, वरना कहता है कि यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड इंग्लिश मैन। अच्छा। डॉक्टर साहब का नाम क्या है? जरूरी नहीं होता सारी तफसील बंदा पूछे। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया की एक रिपोर्ट है, वो ये बताती है कि 2000 की दहाई में, यानी 2000 से लेके 2010 तक एक जो औसतन एक अमरीकी शहरी है, वो अपनी फैमिली के साथ एक महीने में 26 घंटे गुजारता था। उसके बाद यानी 2 बरसों के दौरान ये जो दौरानिया ये 26 से कम होकर 18 घंटे रह गया। यानी हम दीगर चीजें जो है वो सेक्रीफाइस करते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा स्यापा ये है कि अगर आप मैनेजमेंट के पक्के हैं, टाइम मैनेजमेंट के, और दूसरा जो बंदा है जिसको आप मिलने जा रहे हैं या जिसके साथ आपका टाइम है या काम है आपको, वो मिस मैनेजमेंट का शिकार है टाइम के हवाले से, तो वो आपकी मैनेजमेंट का भी बेड़ा करके कर देते हैं। वो हमें फजूल ही कहता जाता, बह जा यार तू केड़ा जाके एडा सरों दा साग पुटना है, बह जा लाओ। कोई तुम्हें इस बात से क्या मेरा कोई शेड्यूल होगा? मैं तुम्हारे पास अगर आधे घंटे के लिए आया हूं तो दैट्स एनफ। ये देखा मेरी अंग्रेजी। अजीज साहब, नेपोलियन ने वक्त के हवाले से बड़ी प्यारी बात की हुई है। आई मे लूज अ बैटल बट आई शैल नेवर लूज अ मिनट। यस यस, ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। नेपोलियन इज माय क्लास फेलो। अजीज साहब, नेपोलियन आपका क्लास फेलो है? यस यस। एक और बड़ी जबरदस्त कोटेशन है कि टेक केयर ऑफ मिनट्स एंड द आवर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आप मिनट्स की कदर करें, घंटे अपनी कदर खुद करवा लेंगे। Who said this? जुनैद सलीम। Oh, good. Junaid Salim is also a good guy and intelligent man. लेकिन तुम्हारा क्लास फेलो नहीं हो सकता। Yes, yes, you are my senior and Napoleon is my class fellow. Once upon a time, Napoleon is wearing a kacha. हाफ पैंट। Yes, half pant. You were very intelligent man. See? And he is eating chausa amb. Napoleon is Napoleon to mango and choosing. मुझे अच्छी तरह याद है ये जो नेपोलियन का बाप था वो लक्ष्मी चौक मालिश किया करता है। मालिश। अजीज साहब, आप जानते हैं नेपोलियन कौन था? हमारा मल्लेदार था मुश्ताक टुंडा, उसे नेपोलियन कहते थे सारे। अजीज साहब, वैसे तो हमें अपने दिन की रूटीन जो है स्केड्यूल कर लेनी चाहिए, और हमें चाहिए कि हम जो स्केड्यूल बनाएं उसी को फॉलो करें। अगर कहीं कोई कमी पेशी रह जाती है तो कोशिश करें कि उसको नेक्स्ट स्केड्यूल में एडजस्ट किया जा सके। ऐसे ही जैसे खैबर में अगर किसी स्टेशन पे जरा ज्यादा खड़ी हो गई है तो फिर उसके आगे उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं, लेट कटा रहे हैं। ये कर लेना चाहिए। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब, पकौड़ों की तरह गर्मा गर्म मुखबरियां सुना दें। मुखबरियां गर्मा गर्म ही होंगी, ठंड में तो बेचारा मेरा मुखबर खजल होता है। मुखबरी तो वो लपेट के लाता है बेचारा। अच्छा। इतनी ठंड में देखो, बारिश के मौसम में बेचारा बांदर टोपी पहन के तो मुखबरियां इकट्ठी करता रहा। मेरे पास जब आया मानसे उसके दांत बज रहे थे। मुझे गुस्सा चढ़ गया। मैं पहले तो बाजा बजा ले, बाद में मुखबरियां सुना ले। बड़ी बड़ी आला मुखबरी लेके आया। ये जो 4-5 दिन जो लॉन्ग मार्च चलता रहा है, इस हवाले से एक मुखबरी पेश कर रहा हूं। डिश 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 डिश। हाय 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 हाय। ये जो मजाकरात हुए हैं,
اس میں ظاہر ہے قادری صاحب کی طرف سے تو 4-5 مطالبات تھے، 4 تھے نکات۔ مذاکراتی ٹیم جو آئی ہوئی تھی اس کی طرف سے جو سب سے اہم بات کوئی پونا کو گھنٹہ ہوئی ہے وہ ابھی میڈیا پہ آئی ہی نہیں۔ مذاکراتی ٹیم جو آئی ہوئی تھی وہ پونا گھنٹہ قادری صاحب کے سامنے ان کے کنٹینر کی تعریفیں کرتے رہے ہیں۔ پہلے تو پوچھا گیا ہے کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، پھر قادری صاحب نے بتایا یہ انگلش ہے، برٹش کنٹینر ہے میرا۔ اچھا، اس پہ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ اس پہ لاگت کتنی آئی ہے، پھر انہوں نے بتایا 3.5 ملین روپے، 3.5 کروڑ روپے کا بنا ہے۔ پہلے تو آپس میں بھی وہ لوگ باتیں کرتے رہے کہ یار یہ بنوا لینا چاہیے ویسے اپنی پارٹی کو، یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ بہرحال پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر پونے کو گھنٹے بعد قادری صاحب سے کہا کہ جناب علی اب ہمارے پاس وقت کم ہے، الیکشن نیڑے آ گئے ہیں، اگر الیکشنوں کے دنوں میں الیکشن کمپین کے لیے آپ یہ کنٹینر ہمیں کرائے پہ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی۔ سیریسلی؟ جی جناب سیریسلی، اور میرا قادری صاحب کے ساتھ مذاق ہے۔ قادری صاحب مان گئے ہوں گے کہ میں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے، آپ لے لیں۔ ہاں ظاہر ہے یار، وہ تو کوئی بری چیز نہیں ہے نا، کوئی چیز اگر کرائے پہ دینا ہو تو وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از کپ آف ٹی۔ لو جی جو اگلی مخبری سنا رہا ہوں ڈش، وہ بھی اس لانگ مارچ کے حوالے سے ہی ہے۔ ایک محترمہ ہوئی ہیں نیلوفر بختیار، آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر بڑا نام کمایا تھا۔ پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر نام کمایا تھا؟ پیراشوٹ باندھ کے یار جہاز سے چھلانگ لگا کر، اتنی ٹیکنیکل گفتگو نہ میرے ساتھ کیا کرو، ہمیں ہر بات کی وجاہت کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ بڑی پاپولر ہوئی تھی اور پھر پارٹی سے ان کی کوئی ناراضگی بھی ہو گئی اور پھر پسے پردہ چلی گئی وہ۔ یہ لانگ مارچ میں انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ادھر جاؤں اور ایک دم جا کے ان کے کنٹینر کے پاس اناؤنس کروں کہ میں آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئی۔ اس لیے وہ وہاں گئیں، وہاں پہ جو سیکورٹی والی خواتین کھڑی تھی کنٹینر کے آلے دوالے، کمانڈو خواتین، ان میں سے کسی بچی نے ان کو پہچان لیا اور ان سے کہا کہ آپ وہ پیراشوٹ والی آنٹی نہیں ہیں؟ جس پہ انہوں نے چپ کر کے کہا کہ میں نے یہ اندر جانا ہے، نقاب شکاب انہوں نے کس لیا، کہا کہ میں اندر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا جی ایسے نہیں آپ جا سکتی، پہلے آپ ہماری پارٹی میں شامل ہوں پھر آپ اندر جا سکتی ہیں، پہلے نہیں اندر جا سکتی۔ انہوں نے کہا میں نے جا کے یہی اناؤنس کرنا ہے، میں پارٹی میں شامل ہونے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا نا، یہاں پہ پہلے شامل ہوں ہماری پارٹی میں پھر اندر جائیں گے، جس پہ وہ ناراض ہو کے واپس چلی گئی پیراشوٹ کی طرف۔ ڈش 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 ڈش، ہائے 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 ہائے۔ لو جی ذرا میں صدقے قربان میرا سونا پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کو ایک شخص سنا دوں۔ ایک حکومتی پارٹی کے سینیٹر صاحب ہیں جو کئی مہینوں سے بلکہ سالوں سے ہی کہہ لیں کہ منظر عام پر نہیں آئے، غائب تھے، خاموش، چپ، دڑبٹ جانا، عشق دا بھول خلاصہ نہیں ہوتا، وہ ہوئے تھے۔ اچھا، ابھی کچھ دنوں سے ایک دم وہ منظر عام پر آئے ہیں اور سیاسی لے دے میں حصہ لے رہے ہیں اور ایکٹیو ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ پارٹی کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہمارے ایک غیر ملکی بینک کام کرنے والا جو ہے اس سے وہ سینیٹر صاحب کوئی 6 کروڑ پاؤنڈ برٹش پاؤنڈ کریا لے چکے ہیں، اور وہ کریا لے کے باہر انویسٹ کر چکے ہیں، کوئی ولا شلا خرید لیا ہے یا کوئی پراپرٹی خرید لی ہے۔ اب جناب وہ جو بینک ہے وہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے اسٹیٹ بینک کے تھرو ان کو ڈیفالٹر قرار دینا جا رہا ہے وہ، اور ان کی پکڑ دکڑ کا کوئی سلسلہ کرنے چاہ رہے ہیں، جس پہ ایکٹیو ہو کے انہوں نے اپنے کن کھڑے کیے ہیں اور انہوں نے سیاست میں حصہ لینا اس لیے شروع کیا ہے کہ اگر میری کو پکڑ دکڑ ہوئی تو میں شور مچا دوں گا کہ یہ مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ Democracy is the best revenge. Yes, I know this is English, but this is not revenge of democracy. This is revenge of smetocracy. یہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنانے لگا ہوں۔ کیچوا
ہاں کیچوا کہہ لو کیچوا. He is very intelligent man. آپ کے ساتھ رہ کے تو سارے ہو گئے ہیں. Yes, 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 definite. وہ کیا کہتی ہیں کہ تربوز کو دیکھ کے خربوزے رنگ پکڑتے ہیں. ہاں تربوز کو دیکھ کے خربوزہ کون سا رنگ پکڑتے ہیں. اس کو کہتی ہیں کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. جی نہیں سچ انٹیلیجنٹ ہوئے آپ لوگ. چلو جو بھی ہے یار, مخبری یہ ہے پائی جی کہ ایک خاتون جو کچھ عرصہ پہلے ایک ینگ مین سیاستدان کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے اور وہ نہیں مانتے رہے, وہ خاتون جو ہیں وہ آج کل پیپلز پارٹی سے ٹکٹ حاصل کرنے کی پجنس کر رہی ہیں اسی ینگ مین کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑے ہونے کے لیے. اچھا جی جناب. اور پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ گل سنا, یہ تو سیدھی ہمیں دشمنی میں تکا لینے والی بات ہے, ہم تمہیں سپورٹ کر دیں گے, ہم علانیہ ٹکٹ نہیں دے سکتے. وہ کہہ رہی ہے نہیں پھر مجھے فائدہ کیا ہوا, آپ علانیہ ٹکٹ دیں مجھے اور کہیں کہ یہ ہماری امیدوار ہیں, پھر میں وہاں کھڑی ہو جاتی ہوں الیکشن. یہ وہ تو نہیں, ہنٹ دو, یہ وہ تو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ناظرین یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں چھوٹی سی بات بریک. تو سنو یار. بریک ہو گئی ہوئی ہے. ناظرین وطن عزیز میں انتخابی گرما گرمی اور صحافت پر عائد ذمہ داریوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے تجربہ کار صحافی جناب عین غین چودھری. میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب, یہ طنز آپ شروع سے ہی نہ کریں, ذرا تھوڑا سانس لے کے آرام سے, میں بھی ادھر ہی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں. یہ جو آپ مجھے تجربہ کار کہہ کے چھیڑنا چاہ رہے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں, سب ایسے ہی ہیں. تو آپ تجربہ کار نہیں ہیں بھائی نہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ میں تجربہ کار نہیں ہوں اب اللہ کے فضل سے. کیا مطلب؟ دوسری بات یہ ہے کہ سارے اسی طرح ترقی کرتے ہیں. شروع میں تجربہ پیدل بھی تھا, پھر تجربہ موٹر سائیکل ہوا, پھر تجربہ کار ہو گیا, مگر اللہ کے فضل سے اب تو میں تجربہ لینڈ کروزر ہوں. تجربہ کار تو میرا بڑا بیٹا ہو گیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ, بیٹے نے بھی کار خرید لی ہے. خریدی نہیں جی, مل گئی ہے اسے. مل گئی, کہاں سے مل گئی؟ میرا خیال ہے وہ آپ نے کالم نہیں پڑھا, گلزار چنگیزی ایک مرد کلندر, اچھا ہمارے علاقے کا سیاستدان ہے نا جی, گلزار چنگیزی. تو اس کے لیے میں نے یہ کالم لکھا تھا. بیٹے کو میں نے کہا جاؤ دے کے آؤ بیٹا, جا کے جلدی سے چنگیزی صاحب کو یہ اخبار دے کے آؤ تاکہ وہ پڑھ سکیں. تو بارش ہو رہی تھی اس دن, بیٹا میرا چلا گیا, راستے میں بھیگ گیا, بارش ہو گئی, بائک پہ گیا تھا موٹر سائیکل پہ. اچھا. تو چنگیزی صاحب نے جب کالم پڑھا, اس کو بٹھا کے چائے وائے پلائی, تو کالم پڑھ کے وہ کہنے لگے کہ یار تم بارش میں کیوں بھیگتے ہوئے آئے ہو بھائی, تمہارے پاس گاڑی نہیں ہے؟ اس نے بتایا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر بیٹے اخبار لے کے آئے ہو تو گاڑی تو لے کے جاؤ. وہ اپنی ہی گاڑی انہوں نے دے دی, ان کے پاس تو 7-8 ہے. پہلے تو بیٹے نے انکار کیا, اس نے کہا چنگیزی انکل ایسے نہ کرے, پاپا نے کو اس لیے تو کالم نہیں لکھا کہ آپ گاڑی ہی دے دیں. چنگیزی صاحب نے پھر اسے بتایا کہ بیٹا اسی لیے لکھا ہے, میری تمہارے باپ سے تم سے زیادہ پرانی نیاز مندی ہے, میں اسے بڑا اچھی طرح جانتا ہوں, اسی لیے لکھا ہے. مگر میرا بیٹا بھی ظاہر ہے میری تربیت میں پلا ہوا, اس نے پھر انکار کیا. اس نے کہا نہیں انکل ایسے نہ کیجئے, خدا کے لیے کس لیے مجھے گاڑی میرے گلے ڈال رہے ہیں, میں تو پٹرول بھی اس کا افورڈ نہیں کرتا. اچھا. وہ اگر پٹرول کا بندوبست آپ کر دیں تو پھر تو میں لے کے جاتا ہوں, ابھی اچھا لگتا. بیٹے کو پتا تھا نا کہ چنگیزی صاحب کے 3 پٹرول پمپ بھی ہیں. اچھا. تو پھر چنگیزی صاحب نے اسے ایک کارڈ عنایت کر دیا اپنا, کہ بیٹے یہ کارڈ دکھا کے گاڑی میں جب مرضی پٹرول ڈلوا لو. اب گھر کی ساری گاڑیاں اسی کارڈ پہ چل رہی ہیں. عین غین صاحب, میری نظر سے آپ کا وہ کالم گزرا ہے, آپ نے چنگیزی صاحب جیسے کرپٹ پولیٹیشین کو مرد کلندر ہی قرار دے دیا. دیکھیے میں کیوں کہوں کہ وہ کرپٹ ہیں, میرے جیسے صحافی کے لیے تو مرد کلندر وہی ہے جو مرد کلندر بھی ہے. مرد کلندر. میری 28 سالہ صحافتی زندگی میں صرف ایک دفعہ چنگیزی کا لفافہ لیٹ ہوا ہے. اچھا. وہ بھی میرا خیال ہے 4 تاریخ ہوئی ہوگی ابھی. اچھا. پہلی کی بجائے 4 ہوئی تھی. مجھے تو یاد بھی نہیں تھا, وہ تو دودھ والے نے یاد کروایا کہ بل نہیں آپ دے رہے. تو میں نے سوچا کہ لفافہ نہیں آیا, بل اس کو کہاں سے دوں. تو میں نے کالم لکھ دیا,
پاکستانی سیاست کا ڈوبتا ہوا ستارہ چنگیزی. یقین کریں کہ وہ اخبار جو ہاکر دینے گیا چنگیزی کے گھر, اسی کو چنگیزی نے کہا کہ خدا کے لیے یہ لفافہ پکڑا کے آؤ جا کے باہر. وہی ہاکر مجھے لفافہ دینے آیا. اچھا پھر اگلے دن میں نے ایک اور کالم لکھا, اچھا ڈوب کر ابھرنا تو کوئی چنگیزی سے سیکھے. شرم آتی ہے؟ پہلے آتی تھی شرم خود پہ کبھی, اب کسی بات پر نہیں آتی. اسی لیے آپ کو سب لوگ لفافہ صحافی کہتے ہیں. تو اور کیا, میں لفافے بنا کے بیچتا ہوں. آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ عجیب کس بات کا لگنا ہے, آپ نے خواہ لفافے کو بدنامی کی علامت بنا دیا ہے. یہ دلہا سارا دن لفافے پکڑتا ہے, اسے تو کوئی برا نہیں کہتا. ڈاک خانے میں جا کے دیکھو, آدھا شہر وہاں سے لفافے لے رہا ہوتا ہے, ان کو تو کوئی برا نہیں کہتا. یہ لفافہ کو بری چیز نہیں ہے میرے بھائی. ہم خود دکانوں پہ جا کے سرے عام کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار لفافہ ڈبل کر دو. میں تو سنگل لیتا ہوں, ڈبل کروا رہے ہوتے ہیں لفافے لوگ. آپ ڈبل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم لفافہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اچھا, لفافے میں میرے لیے جو لذت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو خالی کر کے اس میں سے نکال کے چیزیں بھی دیں, اس میں پھونک بھر کے جو ٹھا کرنے کا مزہ آتا ہے نا, وہ کمال ہے. سچی بات ہے, میں تو صرف اس لیے لفافہ پکڑتا ہوں. ہینگن صاحب, آپ صحافت میں آ کیسے گئے؟ ایسے آنا کیسے تھا بھائی, جیسے سارے آ جاتے ہیں میں بھی آ گیا. اصل میں میرا کوئی ایسا ذہن نہیں تھا صحافت کی طرف. ہوا کچھ یوں جس سے مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر صحافتی جراثیم ہیں. اچھا. ایک دن بڑے بھائی نے ایک غلطی کی, کوئی اسکول سے بھاگے اچھا مجھ سے جو بڑے تھے. میں نے سوچا کہ آج ابو کو بتاؤں گا کہ ضرور یہ بڑے بھائی جو ہیں اسکول سے بھاگے ہیں. میں نے کہا لو بھائی تیار ہو جائے بھائی جان, آج ابو کو شکایت لگاؤں گا. اچھا. انہوں نے میری منتیں کی پہلے, پھر انہوں نے مجھے 10 کا نوٹ دیا. اس وقت 10 کا نوٹ بہت ہوتا تھا, اچھا. بہت زیادہ ہوتا تھا. 35-40 سال پہلے کی بات سنا رہا ہوں آپ کو. لے جی, انہوں نے مجھے 10 کا نوٹ دے دیا, میں چپ کر گیا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ خبر چھپانے کے پیسے ملتے ہیں. میں نے سوچا بتانا ضرور ہے, کیا کروں. اچھا. میں بس یہی تڑپ رہا تھا آگے پیچھے. ابو مجھے کہنے لگے کہ کیا چکر ہے, کیا بات ہے. باپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ہے چکر. میں نے کہا چکر تو ہے مگر میں بتانا نہیں چاہتا, ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں بتاؤ, ڈرنے والی کون سی بات ہے. میں نے کہا نہیں ابو رہنے دیں. خیر اب ان کا بھی تجسس بڑھ گیا کہ بھائی بات کیا ہے. میرے پیچھے پڑ گئے. آخرکار کہنے لگے کہ 10 کا نوٹ دوں گا, بتاؤ کیا ہے. لو میں ششتر رہ گیا کہ چھپانے کے بھی 10 روپے اور خبر بتانے کے بھی 10 روپے. 10 لے کے میں نے ان کو خبر سنا بھی دی. اس دن میں نے سوچا کہ یار یہ خبر چھپانا اور خبر لگانا یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے. ڈن کر لیا ذہن میں کہ صحافی بنوں گا. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.